नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, वारदात की बात करूँ उससे पहले आज कुछ आंकड़े मेरे सामने आए और वो आंकड़े ये थे कि रेड लाइट एरिया जिन बच्चियों को बेचा जाता है उनका जो रेशियो सामने आया है उसमें सबसे ज़्यादा जो लड़कियाँ हैं वो मोहम्मदन से मोहम्मदन लड़कियों को सबसे ज़्यादा बेचा जाता है। ये मैं नहीं कह रही हूँ और ना ही किसी जाति किसी धर्म को हर्ट करना मेरा मकसद है। ये आंकड़े कह रहे हैं। और एक चीज़ और चौंकाने वाली है, उनमें से भी सबसे ज़्यादा अगर परसेंटेज है तो बंगाल की मोहम्मदन लड़कियाँ, सबसे ज़्यादा परसेंटेज बंगाल की लड़कियों का है और सबसे ज़्यादा परसेंटेज बंगाल में भी मोहम्मदन लड़कियों का है। सबसे ज़्यादा मोहम्मदन लड़कियाँ मिलती हैं। अब कारण क्या है कि बंगाल की लड़कियां सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, सबसे ज़्यादा बेचा जाता है। अगर मैं रीजंस की बात करूं तो रीज़न सबसे ज़्यादा यही है कि लिटरेसी, अशिक्षा, गरीबी। जब एक्चुअल में होता क्या है कि कमाने वाला एक है लेकिन खाने वाले 4-4 6-6 लोग हैं, 4-4 बच्चे हैं, 5-5 बच्चे हैं, 6-6 बच्चे हैं। मजदूर कितना कमाएगा, लेकिन चूंकि कमाई है 1000 रुपये की और जो खर्चा है वो 2000 का है, कहाँ से पूरा होगा, कहाँ से पूरा करेंगे। उन सिचुएशंस में क्या होता है, अब चूंकि पेरेंट्स दोनों के दोनों वर्किंग होते हैं तो जिम्मेदारी किस पर आ जाती है, जिम्मेदारी आ जाती है घर की जो बच्चियां होती हैं उन पर जिम्मेदारी आ जाती है कि अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखना है। अब आप सोचिए, एक छोटी सी बच्ची और एक दूसरे बच्चे का कैसे ध्यान रख सकती है। उसका भी खेलने का मन करता है, उसका भी उछल कूदने करने का मन करता है, लेकिन बहुत जल्दी उनको जिम्मेदार बना दिया जाता है। उसके बाद होता क्या है, उनके मन में एक कसक रह जाती है, वो अपने दिल की बात किससे कहें, क्योंकि हर किसी का मन करता है अपने दिल की बात किसी से कहने का, और ये हकीकत भी है। लेकिन वो अपने दिल की बात किससे कहें। और उसी समय पे अगर कोई ऐसा आ जाता है जो आपसे आपके दिल की बात करता है, जो आपसे ये पूछता है कि आप कैसे हो, जिसने ये शब्द ही नहीं सुने हो कभी ज़िंदगी में कि आप कैसे हो, वहाँ पर अगर कोई ये पूछ ले कि आप कैसे हो, आपने खाना खाया, तो शायद कोई भी होगा पिघल जाएगा और उसको ये लगेगा कि कोई तो है हमारा जो हमारे बारे में पूछता है। और यहीं उन लड़कियों को फंसाना सबसे ज़्यादा आसान होता है, इमोशनली ट्रिगर करके। जब हम इमोशनली किसी को जाके टच करते हैं तो वहीं पर चांसेस हो जाते हैं। बहुत लड़कियों के इंटरव्यूज़ लिए गए, मैं आज उसी पर पढ़ रही थी, उसी के बारे में ही रिसर्च कर रही थी तो मुझे बहुत सारी चीज़ें मिली कि ये रीज़न्स हो सकते हैं और ये रीज़न्स होते हैं। बहुत सारी लड़कियों के इंटरव्यूज़ किए गए, उन्होंने बताया कि कैसे उनका ही बॉयफ्रेंड बना, कैसे उसने प्यार मोहब्बत से उसने उनका दिल जीता और उसके बाद ले जाके हमें कोठे पर भेज दिया, कैसे हमें फंसाया गया। और अधिकतर लड़कियों का यही केस है, जो छोटी उम्र की लड़कियां हैं उनका अधिकतर का यही केस है। और छोटी उम्र में ही लाइट आ गई, उनको अपने जाल में फंसाना बहुत आसान हो जाता है। अफसोसजनक आंकड़े हैं, लेकिन ये आंकड़े हैं और सच बताऊं तो दुखद भी है कि हम अपने बच्चियों को, हम अपने कल के भविष्य को कहाँ लेकर जा रहे हैं। और हम बेटियों के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कैसे कर सकते हैं। समझने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है और जागरूक होने की ज़रूरत है। ये तो थी सिर्फ एक आंकड़े की बात, मेरे सामने आए, मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि नहीं, आपसे भी डिस्कस होना चाहिए, किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं आज की वारदात की बात करूं उससे पहले फिर वही चीज़ कि अगर आप परिवार में नए हैं तो परिवार को बड़ा करने में मेरा सहयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और उसके अलावा अगर आप वारदात के बारे में कुछ भी कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट ज़रूर करें। वीडियो के लास्ट में मैं एक सवाल पूछती हूँ, उसका जवाब भी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर दें, मैं अच्छा लगेगा मुझे भी पढ़कर। और तीसरी बात, अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो खुले दिल से सजेशन दीजिए, एक्सेप्टेबल। तो ये थी दोस्तों
आपकी बात। अब चलते हैं आज की वारदात पे। आज की जो वारदात है, आज की वारदात रिश्तों को तार तार करती हुई वारदात है। कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं है जो जिसने रिश्तों को नापाक ना किया हो, सच में। और कई बार अपने ही घर में बेटियां असुरक्षित हो जाती हैं। कहाँ जाएं वो? कहते हैं एक घर जो होता है ना, बच्चों के लिए एक महफूज सी जगह होती है। लेकिन अगर बच्चा घर पर ही महफूज नहीं है तो फिर वो कहाँ जाए, किससे कहे? आज की जो वारदात इसी चीज़ से रिलेटेड है। बात है 11 जून 2022 की। 11 जून 2022 को यूपी के एक न्यूज़पेपर में, लोकल न्यूज़पेपर में एक खबर छपती है कि 14 साल की लड़की प्रेग्नेंट हो गई। और ये खबर बहुत तेज़ी से वायरल भी होती है। अब खबर क्या थी, इस पर मैं बात करूं। खबर है 11 जून से पहले, थोड़े दिन पहले की बात है। यूपी में एक ज़िला है अमरोहा ज़िला, और अमरोहा ज़िला का ही एक थाना है डिडोली थाना। डिडोली थाने के अंदर ही ये गांव आता है जिस गांव की ये वारदात है। वहाँ पर परिवार में 3 सदस्य रहते थे, भाई बहन और बाप। माँ का मुझे कंफर्म नहीं है कि माँ थी या नहीं थी, लेकिन 3 लोगों का कंफर्म है। एक दिन अचानक भाई देखता है कि उसकी जो बहन है, मात्र 14 साल की, उसके पेट में दर्द होता है और वो पेट दर्द की शिकायत करती है। तो जब भी वो बात करता है कि चलो इसको हॉस्पिटल दिखा लेते हैं, क्योंकि बार बार ये पेट दर्द की शिकायत करती है, तो उसका जो फादर है, उसके जो पिता हैं, वो उसको मना कर देते कि कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी और कुछ नहीं होता है, ऐसे तो बच्चों के चलते रहते हैं। 1-2 बार ऐसा हुआ कि वो रुक गया, लेकिन उसे भी बहुत अजीब लग रहा था कि बच्चा दर्द से बेहाल है और एक पिता को कोई असर ही नहीं हो रहा है और वो मना कर रहे हैं। एक दिन उसे मौका मिलता है और वो अपनी बहन को ले जाकर अस्पताल में दिखाता है। जब अस्पताल में चेकअप करवाता है तो डॉक्टर चौंक जाते हैं, बहुत चक्के रह जाते हैं। उसके बाद वो बाहर आके पूछते हैं कि तुम इस लड़की के क्या लगते हो? तो वो कहता है कि मैं भाई हूँ, बड़ा भाई हूँ उसका। तब उसको बताते हैं कि तुम्हारी जो बहन है वो 7 महीने प्रेग्नेंट है। और ये बात जब भाई सुनता है तो उसके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है कि मेरी बहन मात्र 14 साल की और वो भी 7 महीने प्रेग्नेंट। उसको यकीन नहीं होता, लेकिन फिर वो अपने दिमाग पर जोर देता है। जब दिमाग पर जोर देता है तो उसको सारी चीज़ें याद आती हैं कि कई बार उसने अपने खुद के पिता को अपनी ही बेटी के साथ कुछ अनयूजुअल सी कंडीशंस में देखा, जो कि नहीं होना चाहिए, पर कभी कभार उसने इग्नोर भी किया और सोचा कि नहीं, मैं शायद गलत सोच रहा हूँ। लेकिन अब जब वो बैठा बैठा इस बात पर जोर देता है तो उसको लगता है कि नहीं, वो सही था। और उसके बाद वो सीधा जाता है डिडोली पुलिस थाना और वहाँ पर कंप्लेन कर देता है। जब कंप्लेन करता है तो पुलिस वाले भी चौंक जाते हैं, भौचक्के रह जाते हैं। और उसके बाद वो उसके पिता को गिरफ्तार कर लेते हैं। जब गिरफ्तार करते हैं तो फिर पिता बताता है कि चूँकि जो बेटी है, बेटी जवान हो रही थी, तो उसके जो फिजिक्स चेंज होता है, जो फिजिकल चेंजेस आते हैं, उसको देख के पता नहीं उसके मन में क्या आया, कौन सी हैवानियत, घिन आती है ऐसे लोगों से कि ऐसे लोग कैसे सोच सकते हैं ये सब चीज़ें। तो उसने अपनी ही बेटी के साथ रेप करना शुरू किया और रेप सालों तक चला। इसके बाद वो जो बच्ची है प्रेग्नेंट हो जाती है। जब पिता ये बात कबूल कर लेता है तो फिर पुलिस बहुत सख्ती से जांच करती है, सारे सबूत इकट्ठे करती है और फिर केस प्रॉपर बना के कोर्ट में पेश करती है। जब केस कोर्ट में पेश होता है तब वहाँ पर सत्र न्यायालय है, सत्र न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, अवधेश, मजिस्ट्रेट अवधेश ये डिसीजन लेते हैं कि ये केस तब तक चलेगा, रेगुलर चलेगा, जब तक कि इसका डिसीजन नहीं आ जाता। मतलब इसका हर दिन पैरवी होगी, इसका हर दिन सुनवाई होगी और ये केस रेगुलर चलता है। और महज 14 दिनों में इस केस के नतीजे आ जाते हैं और रिज़ल्ट जो है
वो लड़की के फेवर में आते हैं, क्योंकि सारे सबूत जो हैं वो लड़की के फेवर में थे। उसके बाद जो न्यायाधीश अवधेश हैं वो एक डिसीजन सुनाते हैं। वो डिसीजन देते हैं कि जिस इंसान ने अपनी ही बेटी के साथ इतना घिनौना, इतना दरिंदगी भरा काम किया है, उसको ताउम्र जेल में रखा जाए और ये नॉन अवेलेबल पनिशमेंट होगी, मतलब इसमें बेल भी नहीं मिल सकती उस इंसान को, और जब तक ये जिंदा है तब तक ये जेल में रहेगा। उसके बाद ये केस सुर्खियों में आया। सुर्खियों में आने के बाद जो मजिस्ट्रेट अवधेश हैं, तारीफ उनकी भी की गई, तारीफ उन पुलिस वालों की भी की गई जिन पुलिस वालों ने एक बच्ची को इंसाफ दिलाने में पूरी जोर लगा दिया, सबूत इकट्ठे किए और अपना काम बहुत ईमानदारी से किया। तो हेड्स ऑफ उन पुलिस वालों के लिए और हेड्स ऑफ उन मजिस्ट्रेट साहब के लिए जिन्होंने इतनी गंभीरता से इस केस को लिया और महज 14 दिनों में इस केस का डिसीजन दिया। मेरे हिसाब से हर रेप केस का डिसीजन ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि हकीकत यही है, जो रेप से गुजरता है, जिसके साथ रेप होता है, उसका दर्द बयान नहीं किया जा सकता, और उसका दर्द सिर्फ वही इंसान महसूस कर सकता है जिस इंसान के साथ इतनी घटिया और इतनी दरिंदगी भरी वारदात होती है। सेंसिटिव थी कहानी, दिल को झकझोर देने वाली थी कि रिश्ते आखिर पवित्रता, रिश्तों की जो पवित्रता है वो गई कहाँ? क्यों हम इतने बहक रहे हैं? क्यों हम इतने गुमराह से हो गए हैं? क्या चीज़ें बदली हैं ऐसी? बात यही है, अशिक्षा। जब तक हमारे बीच में अशिक्षा रहेगी तब तक हमारे बीच में इस तरह के जुर्म होते रहेंगे और तब तक बेटियां घरों में भी असुरक्षित रहेंगी। इस बात पर बात होनी भी चाहिए और इस बात पर हर इंसान को बात करनी भी चाहिए। तो ये थी पूरी वारदात ख़त्म करूं उससे पहले फिर वही सवाल जवाब का सिलसिला। मैंने आपसे पूछा था एक सवाल कर कि ऐसा कौन सा जीव है जो आंखें खोलकर सोता है? तो उसका जवाब है डॉल्फिन फिश। डॉल्फिन फिश हमेशा ही जब भी सोती है तो वो आंखें खोलकर सोती है। ये था कल का जवाब। अब बात आती है आज के सवाल की। अब आज का सवाल ये है कि ऐसा कौन सा शासक था जिसको 3 बार दफनाया गया? ऐसा कौन सा शासक था जिसके मरने के बाद उसको 3 बार दफनाया गया? अब दफनाने से तो आप समझ गए होंगे कि कोई मोहम्मदन शासक ही होगा। सर्च कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब ज़रूर सेंड कीजिए, अच्छा लगेगा पढ़ के। तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर कल एक नई वारदात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।